मैं छोटी मोटी चोरियां करता था। फिर मैं एक गैंग से मिल गया। फिर हमने बहुत जगह डकैती की थी। मैं गैंग का लीडर बन गया। फिर मेरी गैंग के लड़के जिस घर में डकैती करते उस घर की माँ बहन की इज्जत पर भी हाथ डालते। मैंने बहुत दफ़ा मना किया लेकिन वो बाज ना आए। मैंने कहा मेरे इलाके से निकल जाओ और वो निकल गए। लेकिन 1 महीने के बाद उन्होंने मेरे घर से 50 लाख की डकैती की और मेरी बहन के साथ। मेरा नाम हसन है। कहते हैं कि कभी कभी आप सारी दुनिया से लड़ लेते हैं लेकिन अपने घर वालों से हार जाते हैं। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। माँ बाप ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश की लेकिन मैं वहाँ से भाग जाया करता था। लेकिन घर में पैसे भी देने थे। एक छोटी बहन भी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पहले बाबा इस दुनिया से चले गए और फिर माँ भी। अब घर में सारी हुकूमत मेरी थी और मेरे बाबा मुझसे जिन बातों पर लड़ा करते थे अब मैंने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। मैं छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा। इस काम पर मुझे मेरे दोस्त अकरम ने लगाया था। वो कहता था दुनिया बड़ी जालिम है, इससे अपना हक छीनना पड़ता है। कोई किसी को हक नहीं देता। ये नौकरी करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बराबर तनख्वाह नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी जलील हो जाओगे और 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं करनी थी। मुझे मेरी बहन को इतना सामान देना था कि कोई इसे बहुत अच्छे घर से ब्याह कर ले जाए ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। बाकी मेरा क्या था, मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह गुजर रही थी। छोटी मोटी चोरियां की आदत लगी तो फिर बड़े बड़े गुनाह करना भी आसान लगने लगे। अब हम बड़ी डकैतियां भी करते थे। मुझे सब कुछ आसान लगता है। मैंने एक गैंग बना लिया जिसका सरबरा मैं था। हमारी बात मानी जाती थी। हमारे अलावा 3-4 लड़के और भी थे। यहाँ तक कि हमारा मोहल्ला भी अब हमारे काफ़ी रोब में रहने लगा और इलाके में भी सबको पता था कि अगर किसी ने कोई गलत बात की तो उसकी खैर नहीं है। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि कोई हमारे खिलाफ गवाही नहीं देता था। इस वक्त मैं ताकत के नशे में गुम था। ऐसे लगता था कि सब कुछ हम लोग हैं, कोई हमारा बाल भी नहीं बेका कर सकता। हम लोगों के आगे कोई बोल भी नहीं सकता था। अपनी बहन को हज़ारों तरह की चीज़ें लाकर देता और देखता कि वो बहुत खुश होती थी। मेरे गैंग के सब लोग मेरी बहन को अपनी बहन समझते थे और कभी भी उससे बदतमीज़ी नहीं करते थे। जब वो कॉलेज जाती तो ये लोग भी उसके साथ जाया करते थे। कोई चौक पर खड़ा हो जाता तो कोई पीछे चलता था। वो भी बहुत खुश होती थी क्योंकि आज का ज़माना वैसे भी बड़ा ख़राब था। लेकिन हमारे भी कुछ असूल थे। हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। हमेशा अमीर लोगों के घर में चोरी करते, ऐसे लोगों के घर में जिन्होंने गरीबों से पैसे चुरा कर अपने घर बनाए हुए थे। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 16-17 साल थी। उसके बाद वक्त गुजरने लगा और उम्र के साथ साथ मैं मज़ीद सीनियर होने लगा। मेरा तजुर्बा भी बढ़ने लगा और नाम भी। लोग मेरे नाम से थर थर कांपने लगे। मेरी बहन ने स्कूल कॉलेज पास कर लिया। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि कुछ करना चाहती हो जैसे कोई जॉब वगैरह, तो उसने कहा कि नहीं, जॉब नहीं करनी। वैसे भी उसको जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उसे दुनिया की हर चीज़ ला कर दे रखी थी। माँ बाप के जाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करता था। आजकल उसके लिए एक लड़का भी देख रहा था। उस लड़के को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत अमीर कबीर था लेकिन उसके बाप को सब कुछ पता था। फिर भी वो ये रिश्ता करने के लिए राज़ी था क्योंकि उसकी दुखती रग मेरे हाथ में थी। मैं उसे कहता था कि एक पाँव पर खड़े हो जाओ तो वो एक टांग पर खड़ा हो जाता। पर वक्त के साथ साथ लोग बदलने लगे। नई नस्ल बहुत ही अजीब तरह की आ रही थी। उनको हर बात में सिर्फ अपनी पड़ी थी। ये खुद गर्ज लोगों का एक टोला था।
मेरे गैंग में भी कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए और सब ने एक अजीब सा काम करना शुरू कर दिया। वो जिस घर में भी चोरी करते वहाँ की औरतों की इज्जत पर हाथ डालते। मैं उनको उस काम के लिए रोकता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी। इस तरह मेरा नाम भी खराब होने लगा। सब यही कहने लगे कि फलां के गैंग के लड़के ये सब हरकत कर गए हैं। हम लोगों ने ऐसी हरकतें कभी नहीं की थीं। माना कि हम बदनाम थे, लेकिन फिर भी हमारा कोई उसूल था। मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि आज से मैं गैंग छोड़ रहा हूँ और इस तरह का कोई काम भी नहीं करूँगा। मैंने बहुत पैसा बना लिया था, इन पैसों से ही छोटा मोटा कारोबार बना लूँगा, कोई दुकान खोल के बैठ जाऊँगा। मेरे दोस्त ने कहा कि आप दुकान पर बैठेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ, दुकान पर बैठ जाऊँगा। वैसे भी अब बदमाशी करने की उम्र नहीं रही, 40 की तरफ जा रहा हूँ। बहन जवान हो गई है, अच्छा नहीं लगता। अब मैं उसकी शादी कर दूँगा। उसकी शादी के लिए मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं। वो अपने घर की हो जाएगी, फिर मुझे क्या है, मैं तो 2 वक्त की रोटी कहीं से भी खा लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यार, मेरे पास और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए लड़का भी देख लिया। जब मैंने ये बात की तो मेरा दोस्त कुछ उदास हो गया। मैं सोचने लगा कि वो तो इस वजह से परेशान था क्योंकि मैं गैंग छोड़ रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बहन किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और मुझे देख के उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या हो गया? कहने लगी, नहीं, आपको कुछ चाहिए? खाने का टाइम हो गया है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने अपनी बहन को रोक लिया और उसकी आंखों में देख के बोला कि तुम कितनी जल्दी जवान हो गई हो, बस इस घर में कुछ दिन की मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है, उसकी तस्वीर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी, आपने जो किया है ठीक ही किया होगा। वो शर्मा गई और फिर से अपने काम में लग गई। उसने खाना गर्म किया, हमने साथ बैठकर खाना खाया। मेरी बहन का जहेज़ बिल्कुल तैयार था, सब कुछ एकदम तैयार करके रखा था मैंने। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैंने छोटा सा जनरल स्टोर बना लिया और मोहल्ले में ही बैठ गया। मोहल्ले में मेरी इज्जत थी, लोगों को नहीं पता था कि मैं क्या काम करता हूँ। आजकल लोगों की मदद भी करने लगा। कभी किसी के घर के सामने कूड़ा होता तो वह मुझे फ़ोन करते कि ये फ़लाँ की हरकत है, वो उठा नहीं रहा। कभी किसी घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती जो गवर्नमेंट से ठीक करानी होती तो मैं उनके साथ ऑफिस चला जाता। इस तरह उस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत बन गई थी। स्टोर में बैठने के लिए मैंने लड़का रख लिया था। कभी कभी वो बैठा करता था, मैं भी दिन में 2-3 चक्कर लगा लेता था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। अब बस अपनी बहन की शादी करनी थी। एक दिन अकरम मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे कहा कि 1 हफ्ते के बाद घर आ जाना, मंगनी की छोटी सी रस्म है। पर अकरम की शक्ल ऐसी हो गई कि जैसे मैंने उसके कत्ल का फरमान जारी कर दिया है। मैंने कहा कि कहाँ पर खो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगा, नहीं, कुछ सोच रहा था, मेरा भी कुछ करने का दिल है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई दुकान बना लूँ और आराम से बैठकर खाऊं। मैंने उसकी बात पर हंस दिया और मैंने कहा कि तुम्हारी शक्ल दुकानदारों जैसी नहीं है, तुम तो पक्के गुंडे लगते हो। लेकिन यार, जो काम गलत है वो गलत ही होता है। मैं सबको नहीं रोक सकता था, सबने अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है, मैंने अपना मुंह दिखाना है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक था। तू मेरा दोस्त है, तेरे कहने पर जान भी हाजिर है, लेकिन अपनी बहन की शादी बहुत शरीफ लोगों में करना चाहता हूँ और किसी से बार बार झूठ नहीं बोल सकता। कल कोई झूठ निकल आएगा तो मेरी बहन के लिए मसला बनेगा। वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, उनको कह देंगे कि उसका भाई अब जनरल स्टोर चलाता है तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उनको ये पता चल गया कि उसका भाई गुंडा है, राहज़नी करता है, लोगों के घर में डकैतियाँ डालता है, तो फिर मेरी बहन के लिए ही मुश्किल बनेगी। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? वो सबके सामने सर उठाकर नहीं चल पाएगी और मैं चाहता हूँ कि वो अपने ससुराल में सर उठाकर जिए। एक दिन मैं अपने घर में आराम से बैठा था। मैंने अपनी बहन से बात करने के बारे में सोचा। मैंने कहा कि उस दिन तुमने तस्वीर देखने से इनकार कर दिया था,
लेकिन मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते के बाद वो लोग मंगनी करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, मेरी बहन सर झुकाकर मेरी बातें सुन रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसे समझा रहा था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। लड़का भी बहुत अच्छा है, देखने में भी, और उसकी नौकरी भी अच्छी है। तुम सारी जिंदगी अकेली रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भरे हुए घर में जाओ, तुम्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। वहाँ पर तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरी बहन कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा कि तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि अगले हफ्ते जुमे वाले दिन मैंने उन लोगों को बुलाया है। मेरी बहन ने कहा कि जो आपको मुनासिब लगे वो करें। लेकिन ये भी उसने तब कहा जब मैंने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि मैं उसका आखिरी जवाब सुनना चाहता था। मैं उसकी शादी कर रहा था, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। उसने लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी थी, वो देख ही नहीं रही थी। मैं खुद उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तस्वीर भी दिखा दी। उसने कहा जो आपको बेहतर लगे। वो बहुत परेशान हो रही थी, शायद ये सोचकर कि उसको उस घर से जाना पड़ेगा। खैर, जुमे वाले दिन लोगों ने आना था और जुमेरात के दिन सारा दिन मैं तैयारी करता रहा। लेकिन जुमेरात की रात को अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, कोई घर के अंदर चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान और परेशान रह गया और दरवाज़ा पीटने लगा। फिर मैं बेमुश्किल दीवार पर से फलांग के घर के अंदर दाखिल हो गया। देखा तो वो लोग गुंडे थे, चोरी करने के लिए आए थे। मेरी बहन बहुत डरी हुई थी। उन्होंने मेरी बहन को यरगमाल बना लिया था। उन्होंने कहा कि जो भी है घर में निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। मैं बुरी तरह डर गया। उनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे। मैं उन लोगों को नहीं जानता था। मैंने कहा कि किसके घर चोरी करने आए हो? तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा हम तुम्हें जानते हैं या नहीं, बस इतना जानते हैं कि जो हमने चोरी करनी है और जो लेने आए हैं वो करके ही जाएंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं उनको कुछ नहीं कर सकता था। मुझे पता था मैं मजबूर था। मेरे पास हथियार नहीं थे। मेरी बहन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने लगे। मैं चीखता रहा, मैं चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। ये मंजर मैं ख्वाब में भी नहीं देखना चाहता था। मेरे लिए क़यामत का मंजर था। वो मेरी बहन को कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक शख्स अंदर दाखिल हो गया, लेकिन 10 मिनट के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और घर से बिना कुछ और लिए वहाँ से चले गए। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बहन रो रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? वो जवाब नहीं दे रही थी, अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये रात मैंने ऐसे गुजारी कि जैसे मुझ पर क़यामत गुजर गई है। सारी रात मैं जागता रहा, लोगों के पीछे भागने की कोशिश की। पुलिस के पास नहीं जा सकता था, वरना वो रिकॉर्ड निकालती और मैं खुद ही पकड़ा जाता। मैं सुबह अपनी बहन के कमरे में गया तो मेरी बहन अब रो नहीं रही थी। मुझे देखकर वो वहाँ से चली गई। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी, या शायद शर्मिंदा हो गई थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक घर में होते हुए भी हमारा सामना नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ जिनको तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था। तो मेरी बहन ने मुझे हैरान होकर देखा कि आप अभी भी उन लोगों को बुलाएंगे? मैंने कहा बुलाना तो है ताकि वो तुम्हें ब्याह कर ले जाएं। उनसे देरी के लिए माजरत कर लेंगे, कहेंगे कि हमारे ख़ानदान में कोई फौतगी हो गई थी। मैं उन लोगों को बुलाता हूँ। मेरी बहन मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी और दुनिया की बातें कर रहा हूँ। शायद वो बात को समझ नहीं रही थी, लेकिन अब हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं था। मैंने उन लोगों को घर बुला लिया। मैंने उन्हें कहा कि मंगनी नहीं बल्कि निकाह की रस्म करेंगे, क्योंकि मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती है। उनको मेरी ये बात अच्छी लगी। मैंने इस बात को संभालने के लिए कह दिया कि मैंने सारी तैयारी की हुई है, सारा सामान बनाया हुआ है, आखिरी मिनट की तैयारी कर ली जाएगी, वो 2-3 हफ्ते में ही कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको तैयारी के लिए वक्त नहीं चाहिए तो फिर हमने भी क्या करना है।
लड़के वालों ने वैसे भी करना क्या होता है। यही सब बातें हो रही थी। मैंने अपनी बहन को कहा था कि थोड़ी देर के बाद तैयार होकर आ जाना, लेकिन वो वहां आ नहीं रही थी। मैं यही देखने के लिए उठा कि वहां पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कुछ लोग घर में दाखिल हुए। अकरम भी आया था क्योंकि मैंने उसे आने की दावत दी थी, लेकिन उसके आने का अंदाज बहुत अजीब था। वो तो ऐसे आया था कि जैसे पुलिस चोर के घर में आती है। उसके साथ मौलवी साहब भी थे। मैंने अकरम को कहा कि आओ, क्या हाल है तुम्हारा? इंतज़ार कर रहा था मैं, बस निकाह की रस्म करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम तारीख रखने लगे हैं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। कहने लगा कि कोई निकाह नहीं होगा, क्योंकि निकाह पर निकाह जायज़ है तो ज़रूर करें। सब लोगों ने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गया कि किस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हवा में तीर चला रहे हो? किसका निकाह? किसके निकाह पर निकाह की बात हो रही है? तो कहने लगा कि आपकी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरी बहन का नाम अपनी ज़बान पर लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़बान नोच लूँगा। कैसे कर सकते हो तुम ये बात? तो उसने कहा कि आपकी बहन मेरे से निकाह कर चुकी है और आप उसका निकाह नहीं करवा सकते। वो लोग भी हैरान रह गए। मेरी बहन भी पर्दे की आड़ से सब कुछ देख रही थी। उसने सबके सामने निकाहनामा दिखा दिया, जिस पर मेरी बहन के भी दस्तखत थे, और कारी साहब ने भी कह दिया कि ये निकाहनामा दुरुस्त है और ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? ये निकाह मेरे इल्म में नहीं है। किस वक्त हुआ था यह निकाह? अकरम ने कहा, उस वक्त मेरे दोस्त ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मैंने खुद तुम्हारे घर आदमी भेजे थे, तुम्हारी बहन को कमरे में ले जाया गया था। दरअसल वहाँ निकाह हो रहा था, मैं पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। मैंने तुम्हारी बहन के साथ निकाह कर लिया, तुम्हारे इल्म में ये बात लाए बगैर, क्योंकि तुम कभी भी हम दोनों की शादी नहीं होने देते। मैं तुम्हारी बहन को बचपन से पसंद करता था, ये भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें बताने से डरती थी। जब भी मैं तुमसे इस मौजू के बारे में बात करने लगता था तो तुम मुझे कसीदा सुनाने लगते थे कि मैंने कोई और लड़का देखा है, वो बहुत शरीफ है, शरीफ लड़के से मैं अपनी बहन की शादी करूँगा। मैं परेशान हो जाता था कि मेरी इमेज तो ऐसी नहीं है, तुम मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं दोगे। ये नहीं हो सकता था। मैंने तुम्हारी बहन से मोहब्बत की है, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। तुम्हारी बहन ने खुद कहा कि तुम हमारे घर इसी तरह से आना और मेरे साथ निकाह करके चले जाना। निकाह हो गया तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकेगा। जिस दिन तुमने उसको कहा था कि जुमे वाले दिन मैं उन लोगों को बुलाकर मंगनी की रस्म करने लगा था, और हमने जुमेरात के दिन का प्लान बना लिया था। ये काम हम भाग कर भी कर सकते थे, ये कहीं भी जाके कर सकती थी, लेकिन तुम इसको अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। ये बहुत डर रही थी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि जो करना है तुम करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत डरती हूँ। जब ये सब हो गया और तुम्हें हमने एक वहम में डाल दिया, तो हमें लगा कि अब तुम शादी के बारे में बात नहीं करोगे और हम तुम्हें आराम से सब कुछ बता देंगे। लेकिन तुम तो ऐसे ढीठ इंसान हो कि अगले ही दिन अपनी बहन के लिए फिर से इन लोगों को बुलाने की बात करने लगे। यानी तुम इन लोगों को धोखा देना चाहते थे, क्योंकि अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी बहन की इज्जत लुट चुकी थी, फिर तुम उसे शादी करने पे मजबूर करके इन लोगों को धोखा दे रहे थे। जब अकरम ने ये बात की तो उन लोगों ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और वहाँ से उठे। उन्होंने मुझे 2-4 बातें सुनाई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे बारे में पता था कि तुम चोर हो, डाकू हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। वो वहाँ से चले गए और मैंने अकरम का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब करते हुए वो दिन याद नहीं आए जब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें अपना छोटा भाई समझा, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, पर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तुम कभी भी अपनी बहन की शादी मुझसे ना करवाते। खुद बताओ, क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवाते? तो मैंने कहा कि हरगिज़ ना करवाता, कभी भी ना करवाता, क्योंकि तुम गुंडे हो। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ सच कह रहा है, क्या ये सच है?
मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने क्या किया, मुझे धोखा दिया। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर थी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मैं अपनी बहन इसके साथ रुखसत नहीं करूँगा, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कारी साहब का कहना था कि इनका निकाह हो चुका है, अगर लड़का लड़की के साथ रहना चाहता है तो तुम उनको रोक नहीं सकते हो, तुम्हें इनको आज ही रुखसत करना होगा। मैं लाजवाब हो चुका था। मैंने ज़िंदगी में जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया था, शायद मुझे इसी की सज़ा मिली थी। अब मैं क्या कर सकता था? सारी ज़िंदगी लोग जिसके नाम से थर थर कांपते थे, आज उसकी अपनी बहन ने उसे कहीं का ना छोड़ा था। मेरा सर झुक चुका था, मैं क्या कर सकता था? मैंने कारी साहब को कहा कि जो ये कहते हैं करें। मैं घर से निकल गया और 1 हफ्ते तक घर वापस ना आया। बाद में पता चला कि मेरी बहन रुखसत हो चुकी है, अपने घर में खुश है, बार बार फ़ोन कर रही थी, मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैंने भी उससे बात ना की। पर कब तक अपनी बहन से नाराज़ रहता? उसको माफ़ कर दिया। जो किसी के साथ हम करते हैं हमारे साथ भी वही होता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, कोई भी किसी का बुरा ना करे। मेरी बहन अपने घर में खुश है, मैं भी आता जाता हूँ, अपने दोस्त से सलाम दुआ करता हूँ, लेकिन अब वो दोस्ती ना रही और ना भाई बहनों वाला वो प्यार रहा। बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरी बहन मुझे कहती है कि किसी से शादी कर लें, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। मैं बुरा इंसान हूँ, मेरा साथ किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, यही मेरी सज़ा है। मैंने लोगों को दुख पहुँचाया, उनकी मेहनत की कमाई लूट ली, तो उनको भी तो ऐसा ही दुख पहुँचा होगा ना। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी के बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।